सो आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रोमेथियस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रोमेथियस मार्केट में क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या था, और इसकी नीड हमें कंपनी में क्यों पड़ी। और इवन हम लोग ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि मैनुअल मॉनिटरिंग में क्या क्या होता था और क्या एरर्स हम लोग फेस करते थे, और देन उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करेंगे प्रोमेथियस का। सो सबसे पहले बात करते हैं, जब प्रोमेथियस हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो हमारे इंजीनियर्स मॉनिटरिंग किस टाइप की करते थे और क्या एरर्स और प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते थे। अज्यूम करते हैं, ये मान लो मेरा एक डेटा सेंटर है। ठीक है, यहाँ मेरे कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं। और ये जो मेरा डेटा सेंटर है ना, ये मेरा amazon का डेटा सेंटर है। अब इस amazon के डेटा सेंटर के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 3 सर्वर रखे हैं। ठीक है, सपोज करने के लिए, वैसे तो बहुत बड़े माइक्रो सर्विसेज वहां पे चल रही होती है और मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं 3 सर्वर चल रहे हैं। इन 3 सर्वर के ऊपर क्या क्या चल रहा है, इन 3 सर्वर के ऊपर सबसे पहले तो मान लो मेरा एक बैकएंड चल रहा है, विच मीन्स मेरी एक फ्रंट एंड की सर्विस चल रही होगी, एक बैकएंड की सर्विस चल रही होगी, और इसी तरीके से एक डेटाबेस की सर्विस भी चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं क्या बना लेती हूँ, ये मान लेते हैं हमारा फ्रंट एंड है। ओके, इसी तरीके से ये मान लेते हैं हमारा बैकएंड है, और इसी तरीके से हम मान लेते हैं ये हमारा डेटाबेस है। नाउ, अब ये 3 सर्वर्स यहाँ पे मेरे चल रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस। अब इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे बैठे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अब ये 3 आपके सर्वर चल रहे हैं तो तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ सर्विसेज भी चल रही होंगी, है ना। और सर्विसेज चल रही होंगी तो विच मीन्स सर्विसेज तो चल ही रही होंगी। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने 3 सर्वर लिए हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अभी हम लोग 3 4 सर्विसेज की बात करेंगे। अब जो रियल डेटा सेंटर होता है, जो बड़े बड़े कंपनी के डेटा सेंटर्स होते हैं, वहां पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज चल रही होती है। ठीक है, बहुत सारी से मतलब है इतनी ज्यादा होती है जिसके लिए हमें जस्ट फ्यू इंजीनियर्स की नीड नहीं पड़ती, बहुत सारे इंजीनियर्स की भी नीड पड़ती है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब क्या होता है, ये हमारे जैसे 3 सर्वर्स हमारे यहाँ पे रखे, तो जब वो फ्रंट एंड किया, मान लो यहाँ पे आपकी अमेजोन का डेटा सेंटर था, डेटा सेंटर है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट रन हो रही होगी, है ना। सारे के सारे सर्वर्स के ऊपर क्या चल रही होगी, आपकी अमेजोन की वेबसाइट चल रही होगी, वही आपकी अमेजोन की एप्लीकेशन। सो यहाँ पे भी चल रही है, सपोज यहाँ पे भी चल रही है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने ये ले लिया। तो हम लोगों ने हमारी amazon एप्लीकेशन के लिए ये 3 सर्वर बनाए थे, ये amazon का डेटा सेंटर है। अब नॉर्मल सी बात है, जब हम लोगों ने हमारे इंजीनियर्स को रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इन इंजीनियर से हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग इसकी क्या करो, मॉनिटरिंग करो। किसकी मॉनिटरिंग करो, हमारे इस डेटा सेंटर की। तो यहाँ पे अभी नंबर हम लोगों ने 4 इंजीनियर्स रखे हैं। तो इन 4 इंजीनियर से बोला जाएगा आपको इस पूरे के पूरे डेटा सेंटर की मॉनिटरिंग करनी है। अब जब ये मॉनिटरिंग करेंगे तो सबसे पहले आपका जो फ्रंट एंड सर्वर है ना, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब उसकी मॉनिटरिंग के अंदर क्या क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि भाई अमेजोन की जो वेबसाइट है उसका जो होम पेज होता है ना, वो अवेलेबल हो रहा है कस्टमर्स को कि नहीं हो रहा। ये चेक करेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जब हम लोग अमेजोन को लॉग इन करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो कितने लाइक सेकंड्स में लोड हो रही है, जल्दी लोड हो रही है हमारे पास कि नहीं हो रही, क्या टाइम लग रहा है। ठीक है, या हमारे कस्टमर्स डाउन टाइम फेस कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन की वजह से, या हो सकता है कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से, जैसे मैंने बताया डाउन टाइम फेस होता है, इसी तरीके से हमें एरर पेज भी मिल जाते हैं। जैसे 404 एरर पेज, 500 एरर पेज, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है हमारे कस्टमर्स को एरर पेज मिल जाए। तो ये तो फ्रंट एंड की मॉनिटरिंग करेंगे। और ये अभी मैं जस्ट सॉफ्टवेयर लेवल की मॉनिटरिंग की बात कर रही हूँ।
हमारे इंजीनियर से बोला जाएगा हार्डवेयर की भी मॉनिटरिंग करो, सीपीयू यूसेज, मेमोरी, ठीक है, फिर आपकी डिस्क देखी जाएगी हर एक चीज की भाई आपका जो सर्व आपका जो पूरा का पूरा डेटा सेंटर जिस पे लगा है वो प्लेटफॉर्म कैसा है। अगर ये पूरा का पूरा किसी क्लाउड पे लगा है, मान लो एडब्ल्यूएस के ऊपर ही लगा है, तो पूरा का पूरा एडब्ल्यूएस की चेकिंग की जाएगी, वहां पे जो वीएम्स बनाई होगी उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप जब हमारे हार्डवेयर की मॉनिटरिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर वो सॉफ्टवेयर की करेंगे, एंड जब सॉफ्टवेयर की करेंगे तो जब फ्रंट एंड की हो गई तो बैक एंड की करेंगे। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने 4 इंजीनियर्स दे रखे हैं, कंपनी में मल्टीपल इंजीनियर्स होंगे तो सबसे बोल दिया जाएगा आप इस पर्टिकुलर चीज को देखते रहो, आप इसको देखते रहो, आप इसको देखते रहो। और ये जो काम रहता है ना ये कॉन्स्टेंटली रहता है, विच मीन 24/7 आपको 24/7 मॉनिटरिंग करनी है। अगर आप मैनुअल मॉनिटरिंग कर रहे हो तो जो इंजीनियर फ्रंट एंड को हैंडल करेगा वो पूरा दिन फ्रंट एंड को हैंडल करेगा और किसी को ऊपर नहीं जाएगा। सेम बाकी इंजीनियर्स को एक पर्टिकुलर सेक्शन मिल गया होगा कि आपको इसकी चेकिंग करनी है, इसकी मॉनिटरिंग करनी है। उसी तरीके से जब बैकएंड की मॉनिटरिंग की बात आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई जो हमारी जो प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो कैटेगरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अब amazon के ऊपर बहुत सारी कैटेगरीज में आपके प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया जाता है। एक मेन सेक्शन होता है, एक वुमेन सेक्शन होता है, एक किड्स सेक्शन होता है, ठीक है, क्लोथिंग के एरिया में। इसी तरीके से अगर आपका लाइक फर्नीचर रिलेटेड कुछ सेक्शन होगा, इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस कैटेगरीज के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। नाउ अब उसमें ये भी चेक किया जाता है बैकेंड में कि ये जो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कैटेगरीज बना रखी है क्या इनकी इन पेजेस की लोडिंग प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही, ये चेक किया जाएगा। सपोज मान लो वुमेन सेक्शन की तो लोडिंग जल्दी हो रही है लेकिन मेन सेक्शन की नहीं हो रही, तो वो चेक किया जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। जो सर्विस का जो कॉन्टेक्ट पेज होता है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं हमारे सर्विस कोई फेलर हो रहा, कोई सर्विस क्रैश हो गई, हमारे कस्टमर्स को डिले फेस करना पड़े। तो ये सब कुछ बैकेंड में मॉनिटरिंग देखेंगे। सिमिलरली डेटाबेस की जब वो लोग मॉनिटरिंग देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि भाई हमारा जो डेटा है वो अच्छे तरीके से फैच हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं बीच में कुछ सर्वर क्रैश हो रहा है, कोई सर्विस फेल हो गई तो इस वजह से प्रोडक्ट जो अच्छा लाइक जो हमारा प्रोडक्ट फेच होना था वो हो नहीं पाया उसका डेटा, है ना। क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर डेटा रखते हैं, यूजर्स की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सबकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो उसी तरीके से डेटाबेस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट का डेटा ढंग से फैच हुआ या नहीं हुआ। कोई ऐसा तो नहीं कोई डेटा ले आ रहा है जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो डिले कर रहा है फैच होने में। सो ये सारी चीजें चेक की जाती है। लेटेंसी इश्यूज देखा जाएगा, ठीक है, स्केलेबिलिटी देखी जाएगी, रिलायबिलिटी देखी जाएगी, सब कुछ मेंटेन किया जाएगा, एक पूरी की पूरी अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी आपके डेटा सेंटर की। नाउ अब जब इंजीनियर्स इन सब की मॉनिटरिंग करते हैं क्या बोला जाएगा, ये जो इंजीनियर्स बैठे हैं इन लोगों को क्या करनी है इसकी मॉनिटरिंग। इन चारों ये पूरे के पूरे डेटा सेंटर को मॉनिटर कौन कर रहे हैं, ये इंजीनियर्स हमारे। अब इंजीनियर्स जब मॉनिटरिंग करते हैं ना, अब इनके पास कोई मॉनिटरिंग टूल तो नहीं होता था पहले, अब तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल है। लेकिन जब पहले मॉनिटरिंग टूल अवेलेबल नहीं था तो ये इंजीनियर्स मैनुअल मॉनिटरिंग करते थे, मैनुअल चेकिंग करते थे एक एक चीज की, विच मीन्स अगर इनको बोल दिया गया एक सर्वर की आपको चेकिंग करनी है और उस सर्वर में इस पर्टिकुलर सेक्शन की आपको चेकिंग करनी है ना, सॉरी सर्वर नहीं, सर्वर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा आपका, जो भी आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी उसकी मॉनिटरिंग देखनी है। तो एक इंजीनियर को बोल दिया गया कि एप्लीकेशन आपको मॉनिटर करनी है, बट इस एप्लीकेशन का ना सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पेज को आपको मॉनिटर करना है। तो अब उसको कॉन्स्टेंटली 24/7 विच मीन्स पूरा दिन उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैनुअल चेकिंग में ये प्रॉब्लम वो लोग फेस करते थे कि भाई हमें बहुत ज्यादा एक तो इंजीनियर्स की नीड पड़ेगी, ठीक है, हाई ह्यूमन डिपेंडेंसी चाहिए होगी, और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग करने के लिए उनको 24/7 रखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करेगा। तो सबसे पहला क्या चाहिए होगा, जो प्रॉब्लम्स इंजीनियर्स फेस करते थे हाई ह्यूमन डिपेंडेंसी से रिलेटेड, विच मीन्स 24/7 मॉनिटरिंग। देन मैनुअल चेकिंग होती थी, हर एक चीज की मैनुअल चेकिंग हो रही है, इतने सारे आप पता नहीं कितने डैशबोर्ड्स होंगे, कितने लॉग्स वगैरह होंगे, हर एक फाइल को ओपन करो, उनके अंदर लॉग्स को देखो, ठीक है, डैशबोर्ड को ओपन करके चेक करो क्या देखना है कि भाई कुछ एरर तो नहीं आ रहा, कोई सर्विस तो नहीं फेल हो रही, एक एक चीज को खुद से मॉनिटर करो। तो ये मैनुअल चेकिंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते करते थे। अब जब सब कुछ मैनुअली होता है तो क्या होता है ऐसे केस में ना, एरर्स होने की, थोड़ी गलतियां होने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाते। तभी हम लोग बोलते हैं ऐसी सिचुएशन जब पूरी की पूरी मैनुअल बेस्ड है, सब पूरा का पूरा हमारी मैन पावर का काम हो रहा है, तो ऐसे केस में ना एरर प्रोन सिचुएशन हमें बहुत मिलती थी। विच मीन्स मान लो हमारे जो रियल मैट्रिक्स होते थे
जो मॉनिटर किया उसके बाद जो रियल हमारा जो मैट्रिक आता है, जो रियल डेटा हमें फेच करना था कि भाई ये एरर आ रहा है हमें, उसकी जगह हम लोगों ने कुछ गलत कर लिया। ठीक है, हमें पता चला कोई सर्विस फेल हुई है, हम लोगों ने सीपीयू का यूसेज देख लिया कि भाई अच्छा इतना है, और सर्विस फेलर का किसी ने बताया नहीं। तो ऐसे केस में एरर बहुत हमें देखने को मिलता है। और ऐसे में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन डाउन टाइम जाने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब सब कुछ मैनुअली हो रहा है ना, तो वो ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जब सब कुछ मैनुअल होता है। क्योंकि मैनुअली इंसान एक एक चीज को देखेगा, फिर जाके उसके ऊपर वर्क करेगा, ढूंढेगा, देन वर्क करेगा, तो ये जो पूरा का पूरा जो टाइम है ना, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। विच मीन्स एट द एंड जो आपको डिटेक्शन करना होता था ना, वो बहुत ज्यादा टाइम ले चुका होता था, बहुत डिले होता था। सो ऐसे में हमें ये मैनुअल मॉनिटरिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि जहां हमें मिनटों का काम होना है वहां घंटों लग रहे हैं, और तब भी हमारा रियल जो मैट्रिक है वो निकल के नहीं आया, तो क्या फायदा मैनुअल मॉनिटरिंग का। एंड इवन सबसे बड़ी बात इसमें, आपको जो मॉनिटरिंग करनी होती थी इंजीनियर्स को, वो खुद से मॉनिटरिंग करनी होती थी। एक एक सर्वर पे जाएंगे, ढूंढेंगे, हर एक फाइल के अंदर ढूंढेंगे, हर एक फोल्डर जो बना होगा उसके अंदर जाके मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, हर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, सारी मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हैं। तो मतलब उनके पास ऐसा कोई टूल नहीं है मॉनिटरिंग का जो उनको अलर्ट्स जनरेट करके दे कि भाई ये एरर है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। उनको खुद ही से ढूंढना है, खुद ही से सब कुछ करना है। तो मैनुअल मॉनिटरिंग में ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, और इनसे यूजुअली क्या होता था, हमारी एप्लीकेशन डाउन टाइम फेस करती थी, लेटेंसी इशू मिलता था, हाई अवेलेबिलिटी हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को नहीं मिल रही थी, जिससे हमारे कस्टमर्स को ही एक तरीके से दिक्कत आ रही थी हमारी एप्लीकेशन रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर? नाउ, अब ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मार्केट में बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स आए थे। ठीक है, जैसे आपका जेबिक्स है, नागियोस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये दो मैंने इसलिए बोले बिकॉज इन दोनों को भी सभी लोग जानते हैं, इवन आप लोग भी जानते होंगे। एंड वन ऑफ द लाइक फेमस आपका जो मॉनिटरिंग टूल है, जो आज भी मोस्टली, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करें, रियल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मॉनिटरिंग टूल यूज किया जाता है वो है प्रोमेथियस। तो प्रोमेथियस को तो सभी लोग जानते ही जानते हैं, साथ में इन दोनों टूल्स को भी जानते होंगे। क्यों? क्योंकि पहले इंडस्ट्री में ये दोनों भी यूज होते थे। नाउ हम लोग किस पे ज्यादा मूव हो चुके हैं? प्रोमेथियस। ठीक है, प्रोमेथियस एक तो मॉनिटरिंग अलर्टिंग दोनों करके देता है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है एज कंपेयर टू आपका नागियोस, जेबिक्स इन सबसे। ठीक है, तो अब प्रोमेथियस क्या कहता है? प्रोमेथियस कहता है कि ये जो मैनुअल मॉनिटरिंग हो रही है ना, इसकी जगह पे आप प्रोमेथियस सर्वर बनाओ, और इंजीनियर्स को कर दो भले ही फायर, कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे इंजीनियर्स मत रखो, एक थोड़े से इंजीनियर्स रख लो, वो भी इनफ। सो मान लो ये मैंने बनाया प्रोमेथियस सर्वर। अब इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। आप कोई भी हार्डवेयर के ऊपर अ, कोई भी हार्डवेयर ले लो, या फिर कोई भी वर्चुअल मशीन के ऊपर प्रोमेथियस को का पैकेज डाल के उसका सर्वर रेडी कर सकते हो। ठीक है, सो मान लो ये प्रोमेथियस सर्वर हो गया मेरा। अब इस प्रोमेथियस से बोला जाएगा कि आप इसकी मॉनिटरिंग करो। इस डेटा सेंटर की मॉनिटरिंग किससे कराई जा रही है? प्रोमेथियस। सो अब इस डेटा सेंटर की जब मॉनिटरिंग आपके प्रोमेथियस से होगी ना, तो प्रोमेथियस हर एक चीज को ऑब्जर्व करेगा। वो ये देखेगा भाई कितनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, कोई लेटेंसी इशू तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कोई हमारे जो एड्रेस थे वो ब्लॉक थे। ठीक है, कोई फेलर हो रहा है एड्रेस, सब चीजें देखेगा। लोड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी करके देगा कि भाई कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड में आ रही है। आपका जो लोड है, अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है एट द सेम मोमेंट, क्या आप हैंडल कर पा रहे हैं हमारे सर्वर या नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली जहां हम मैनुअल चेकिंग कर रहे थे, वो प्रोमेथियस है, एक ऐसा टूल जो हमारी ऑटोमेशन टूल है, जो ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग करके दे रहा है। विच मीन्स अब आपके इंजीनियर्स को यहाँ पे 24/7 बैठने की कोई नीड नहीं है। वो ऑटोमेटिकली खुद ही से पूरे के पूरे आपके जो टारगेटेड रिसोर्सेज है वहां से आपके मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाएगा, और विद इन फ्यू सेकेंड्स में आपको नोटिफाई कर देगा कि ये एरर आ रहा है, आप इस पे वर्क करो। तो प्रोमेथियस सबसे पहले तो ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करता है, कांस्टेंट वे में आपके मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाता है खुद से। आपको इंजीनियर्स को भेजने की कोई नीड नहीं। सेकंड, प्रोमेथियस ने एक सर्विस डिस्कवरी होता है जिसको वो यूज करता है, उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो, ये क्या करता है, आपके जो भी टारगेटेड रिसोर्सेज होते हैं उनसे ऑटोमेटिकली आपके
मैट्रिक्स को स्क्रैप कर लाता है। आपको अलग से इसको बताना नहीं पड़ता कि ये हमारे क्या कहते हैं टारगेटेड रिसोर्सेज है, यहाँ से आपको मैट्रिक लेके आने हैं, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा उसके टारगेटेड रिसोर्सेज किधर है, उसको कहाँ से मैट्रिक लेके आना है। तो प्रोमेथियस आपको ये भी प्रोवाइड करता है, जो कि कम आता है सर्विस डिस्कवरी में। और वो कैसे होता है वो अभी हम लोग क्लियर करें। नाउ इवन जहां पे जो हमें अलर्टिंग का ऑप्शन इंजीनियर्स के केस में नहीं मिल रहा था, वो प्रोमेथियस में मिल जाता है। प्रोमेथियस क्या करता है, आपको रियल टाइम बेस्ड इंडस्ट्री के अलर्ट्स लाके देता है, विच मीन्स इस अमेजोन डेटा सेंटर में जो रियल अलर्ट्स होंगे ना वो लाके देगा। जो भी अगर उसे लगता है कि कुछ भी खराबी आ रही है, सपोज उसने देखा कि भाई हमारी कोई सर्विस फेल हो रही है, ठीक है, प्रोमेथियस को पता चला, तो वो क्या करेगा, वो एक अलर्ट जनरेट करेगा और आपके इंजीनियर्स तक भेजेगा उस अलर्ट को, ताकि उन्हें पता चले ये सर्विस फेल हो रही है, फटाफट इस पे काम करो। तो इस तरीके से प्रोमेथियस हमारी हेल्प करता है, अलर्ट जनरेट करता है, ठीक है, जो इंजीनियर्स को भेजे जाते हैं। अब इंजीनियर्स को भेजने के भी उनके अपने अपने बहुत सारे मेथड्स होते हैं। काफी लोग स्लैक को यूज करते हैं, काफी लोग पेजर ड्यूटी को यूज करते हैं, काफी लोग ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं नोटिफिकेशन हमारे इंजीनियर्स को। और ऊपर से प्रोमेथियस आपका एक पूरा का पूरा विजुअल डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हो प्रोमेथियस के ऊपर किस तरीके से मैट्रिक्स आ रहे हैं। और जब ये ग्राफाना के साथ काम करता है तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक ग्राफ के फॉर्मेट में आपको शेयर करके देता है कि भाई ये है हमारे मैट्रिक इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर, इस पर्टिकुलर सर्वर के, जो भी आपको देखना है जिसके लिए। इवन आपको लेटेंसी इश्यूज जो आते हैं वो भी आपको चेक करके देता है ना, वही आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट कितनी देर तक कितनी देर देर में आ रही है, कितने सेकंड्स में आपकी रिक्वेस्ट आ रही है। आपको ये भी देखेगा कि भाई कोई एरर तो नहीं आ रही, उसको भी ट्रैक करके देगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हमारे बहुत सारे सर्वर है, बहुत सारे सर्वर में 500 का एरर आ रहा है, हमारी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर 500 का एरर आ रहा है, बहुत सारे टाइम आउट्स हो रहा है, उसको चेक करेगा। आपको अब बेसिकली प्रोमेथियस का यूज करके ना आपको कोई भी मैन पावर की नीड नहीं पड़ती। जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो, प्रोमेथियस का यूज करके सारी मॉनिटरिंग आपकी ऑटोमेशन पे चली। जो इंजीनियर्स खुद से एक एक चीज को फाइंड करते थे और फिक्स करते थे ना इश्यूज को, अब उन्हें करने की नीड नहीं पड़ी। अब प्रोमेथियस एक एक चीज को लेके आ रहा है कॉन्स्टेंट वे में, 24/7 प्रोमेथियस काम कर रहा है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, अच्छे से डिटेक्शन कर रहा है आपके डिलेस का, आपकी एरर्स का, आपकी हर एक चीज का अच्छे से डिटेक्शन कर रहा है। और आपके कस्टमर्स तक नोटिफिकेशन भी भेज रहा है कि भाई ये एरर है, इस पे आप वर्क करो, बाय सेंडिंग अलर्ट्स। अब वो अलर्ट्स कैसे भेजता है वो भी हम लोग कवर करेंगे, अभी जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो कि अलर्ट्स भेजता है। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं, जहां पे पहले हम लोग मैनुअल मॉनिटरिंग कर रहे थे और उससे हमें इतने सारे इंजीनियर्स की नीड पड़ रही थी, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, अब प्रोमेथियस का यूज करके वही जो सेम मॉनिटरिंग हम लोग पहले कर रहे थे इंजीनियर्स के थ्रू, वही सेम मॉनिटरिंग अब हमारा प्रोमेथियस करके दे रहा है, और इन अ बेटर वे करके दे रहा है। विद इन फ्यू सेकेंड्स में हमें पूरा का पूरा मेट्रिक मिल जाता है, अगर कुछ फेल होता है तो हमें अलर्ट्स भी जनरेट करके देता है। क्लियर यहाँ तक? तो अगर मैं इन शॉर्ट अभी आपसे लोगों से पूछूं, तो अभी आपको क्या समझ आया कि प्रोमेथियस बेसिकली कर क्या रहा है? कोई भी नहीं बताएगा। हम्म। थोड़ी सी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है शायद, सॉरी, आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सो कोई नहीं, आई अंडरस्टूड दैट यू आर सेइंग दैट बेसिकली प्रोमेथियस हमें मॉनिटरिंग करके दे रहा है, एंड देन अगर हम ग्राफाना लगा देते हैं तो वही पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमें डिस्प्ले हो जाते हैं इन अ ग्राफ फॉर्म। ओके, ओके, सो राइट नाउ वी आर एबल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोमेथियस कि पहले क्या हो रहा था एंड नाउ अब क्या हो रहा है। और इसी को अगर हम थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करें प्रोमेथियस को, तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले तो रिमूव करते हैं इस पेज को। सबसे पहले हम लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या लेते हैं प्रोमेथियस की। हमें इतना तो पता चल गया कि प्रोमेथियस हमारी हेल्प कैसे कर रहा है, बट इन रियलिटी प्रोमेथियस वर्क कैसे करता है। देखो ये जो प्रोमेथियस है ना, हम इसको आपने काफी बार सुना भी होगा, इवन अगर आप गूगल पे अभी भी चेक करोगे तो आपको एक डेफिनेशन मिलेगी जिसमें लिखा होगा प्रोमेथियस आपका एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग टूल है ना।
एक अलर्टिंग टूल है। इवन इसको टूल किट भी बोला जाता है एंड इवन इसको सिस्टम भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? और इसके आगे आगे इसको ये भी बोला जाता है, ये बनाया क्यों गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि हमें रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों चीजें हमें प्रोवाइड करे। एंड ये यूज किस लिए होता है? ये डेवऑप्स के एनवायरनमेंट में यूज होता है। ज्यादातर आपके कुछ जो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि AWS क्यूबिनिटीज हो गया, जिसके ऊपर आपका क्लस्टर रिलेटेड मॉनिटरिंग भी ये करके देता है। अज्योर हो गया, आपका GCP हो गया, सर्वर्स के ऊपर भी मॉनिटरिंग करके देता है आपके हार्डवेयर लेवल पे। ठीक है, आपकी सर्विसेज पे भी मॉनिटरिंग करता है। तो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो जो प्रोमेथियस है ना, वो हार्डवेयर तो हार्डवेयर, साथ में सॉफ्टवेयर लेवल की भी मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करता है। ना थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग इन दोनों के बीच में, इन सभी चीजों के बीच में। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रोमेथियस को। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन सोर्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग टूल, टूल किट और सिस्टम, विच मीन्स ये एक ओपन सोर्स है। विच मीन्स प्रोमेथियस को जब लिखा गया है उसका जो कोड है वो ओपन सोर्स है, कोई भी उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। नाउ आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट ही एक मॉनिटरिंग टूल है और साथ के साथ एक अलर्टिंग टूल है। मॉनिटरिंग विच मीन्स आपके जो मेट्रिक्स है उसको मॉनिटर करके ला रहा है, उसको देख के ला रहा है कि देखो ये एरर है, इसके ऊपर काम करना है। अलर्टिंग विच मीन्स आपको बेसिकली सिग्नल्स दे रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है, आपको पहले से ही बता रहा है, वॉर्न कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग टूल है, जो कि हम लोग पहले एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं। मॉनिटरिंग कैसे कर रहा है, सारी चीजों की चेकिंग कर रहा है ऑटोमेशन लेवल पे। अलर्टिंग कैसे कर रहा है, अलर्ट्स भी, अगर कुछ खराबी होती है तो वो अलर्ट्स भेज रहा है हमारे इंजीनियर्स को। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओपन सोर्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग टूल। अब इसको टूल किट भी बोला जाता है। अब टूल किट क्यों बोला जाता है? देखो प्रोमेथियस ना एक सिंगल टूल तो है, लेकिन ये सिंगल टूल होने के साथ साथ आपको मल्टीपल फीचर्स दे रहा है। मल्टीपल फीचर से मेरा मतलब है, आपको ये कह रहा है कि ये मॉनिटरिंग भी करके देगा। ठीक है, आपको ये अलर्टिंग का भी ऑप्शन दे रहा है। एंड मॉनिटरिंग अलर्टिंग तो जस्ट नॉर्मल है, इसके साथ साथ ये आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है ना। सो दैट्स वाई मल्टीपल फीचर्स होने की वजह से इसको टूल किट बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स यूज हो रहे हैं। दैट्स वाई इट इज नॉन एज अ टूल किट। ओके, एडिशनली वी कैन कॉल इट एज अ सिस्टम टू। तो प्रोमेथियस क्या है, एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग और एक अलर्टिंग टूल किट है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस लिए बनाया गया है, ताकि आपके जो भी, अगर आप किसी डेटा सेंटर पे यूज करो, कोई बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए यूज करो प्रोमेथियस की मॉनिटरिंग, लाइक प्रोमेथियस को यूज करो फॉर मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। और अगर एक सिंगल सर्वर है या कोई सॉफ्टवेयर लेवल पे आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों चीजें प्रोवाइड करता है आप ही के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल के लिए, विच मीन्स उसी की ग्रोथ के लिए एक तरीके से। अगर मैं आपसे इन शॉर्ट में पूछूं यहाँ पे, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इन तीनों का मीनिंग क्या हुआ इन टेक्निकल टर्म्स, कोई बताना चाहेगा? ओके, एंड आप बताना चाहोगे अदर, आप में से, लाइक क्या कहते हैं, मेरे को नाम भूल रही हूँ मैं। जैसे ओके, वी कैन कॉल इट एज अ डेजी एंड आई थिंक इट्स काजी। ओके, सो काजी, डू यू वांट टू से समथिंग? व्हाट इज स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी, एनीथिंग? पहले तो मुझे रिलायबिलिटी का बताओ। कोई नहीं, तो आपने रिलायबिलिटी का क्या बोला इन शॉर्ट टर्म्स हम अगर बोले तो? इन शॉर्ट टर्म्स बोले तो रिलायबिलिटी क्या हुआ? कोई नहीं, चलो मैं बताती हूँ। चलो,
देख, हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बोला। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? आपका सिस्टम अगर उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो वो कैसे काम करके दे रहा है, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस पे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं है हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए, है ना। अगर हम लोग देखें तो हो सकता है ज्यादा अगर उसके ऊपर लोड आएगा, वो भी डेली बेसिस पे आएगा, तो वो क्रैश भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि प्रोमेथियस कलेक्ट करते रहे और अलर्ट भी करें कि अगर ज्यादा ट्रैफिक भी आ गया तो ये हमें बता रहा है। इससे एक और बेस्ट एग्जांपल हम लोग ना रियल लाइफ बेस देख सकते हैं। जैसे कि अब जैसे आपके घर में अलार्म क्लॉक होती है, हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो हम अलार्म क्लॉक होती है, वो बजती है तो हमें पता चलता है अच्छा इतना टाइम हो गया, अब हमें उठना है। अब कभी कभी मान लो घर में पावर कट हो गया, ओके। अब उस केस में आपकी अलार्म क्लॉक मान लो वर्क ना करे, या फिर हो सकता है आपकी अलार्म क्लॉक थी वो प्लग इन वाली थी जो प्लग के साथ ही वर्क करती है, वैसे वर्क नहीं करती। तो ऐसे में क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि घर में अलार्म बजा और हमें उठना है, अब आप लेट हो जाओ। सो ऐसे केस में क्या होता है, ये रिलायबिलिटी का सबसे आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज होता है कि अगर ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम इन प्रेशर वे में वर्क ना किया तो हम लोग ये सोच के चलते हैं अगर हमारे सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी आ जाए तो उसको प्रेशर में भी हाई अवेलेबिलिटी के साथ हमें वर्क करके देना है। सो रिलायबल का मतलब ये होता है हमेशा काम करना अगर ज्यादा प्रेशर भी आ जाए। जैसे कंपनी में होता है ना, ज्यादा प्रेशर भी आ गया, ज्यादा काम का लोड भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो काम करना ही है, हमें अपना बेस्ट देना है। सिमिलरली हम सिस्टम के साथ करते हैं कि अगर सिस्टम पे कोई सर्विस फेल भी हो रही है तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो तब भी रनिंग रहनी चाहिए। उस सर्विस का जो भी नोट मॉनिटरिंग होगी, जो अलर्टिंग होगी, वो प्रोमेथियस है ना, वो हमें बताएगा ना, हमारे इंजीनियर्स उस पर वर्क करेंगे ना। तो बेसिकली इन शॉर्ट आप बोल सकते हो अगर सिस्टम के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर, सॉरी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अगर हाई ट्रैफिक भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी एप्लीकेशन को वो हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अंडर ज्यादा प्रेशर में भी वो काम कर सकते। सिमिलरली स्केलेबिलिटी होता है। अब स्केलेबिलिटी में क्या होता है, जस्ट वो ये देखता है कि आप जैसे पहले काम कर रहे थे स्मूथली वे में, क्या अब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। आपने कैपेसिटी तो है, चलो आपको बहुत सारे यूजर्स को पकड़ने की, कैच करने की, कि आपके इतने सारे यूजर्स आए आप उनको हैंडल कर पा रहे हो, लेकिन क्या पहले जैसी सिचुएशन में हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी एक शॉप है, ठीक है, जिसके ऊपर डेली बेसिस के 10 कस्टमर्स आ रहे हैं, मैंने 10 कस्टमर्स को अच्छे से सर्व किया, चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन 100 कस्टमर्स आ गए, अब मैंने 100 के 100 कस्टमर्स को अच्छे से सर्व किया, जैसे मैं 10 को हैंडल करी थी वैसे ही मैंने 100 को भी किया। तो मतलब मेरी शॉप के पास है, जो भी मेरा जो यूजर बैठा है, जो भी शॉपकीपर बैठा है, उसके पास कैपेसिटी है कस्टमर्स को हैंडल करने की, वो सेम वे में सबको हैंडल कर रहा है, भले ही ज्यादा यूजर्स भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। सेम वे होता है एप्लीकेशन के साथ, अगर एप्लीकेशन के ऊपर 10 यूजर्स तक का ट्रैफिक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टिल वर्क कर रही है और अच्छे से वर्क कर रही है, जैसे पहले वो सर्व करती थी, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई पेज लोड होने में अब टाइम लग रहा है, स्टिल वो जल्दी से लोड हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी कोई सर्विस फेल हो गई है, आपके डाउन टाइम फेस हो रहा है आपके कस्टमर्स को, ऐसा नहीं है, वो स्टिल वर्क कर रही है, अगर 1000 यूजर आ जाए, 10,000 आ जाए, कोई दिक्कत। तो ऐसे केस में हम लोग इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी, विच मीन्स कितने भी ट्रैफिक आ जाए, आप जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही आप कर रहे हो। रिलायबिलिटी मतलब कैपेसिटी क्या है हैंडल करने की, अब वो कैपेसिटी तो है, लेकिन कैपेसिटी को जब आप हैंडल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं पहले तो आपका जो वेबसाइट का पेज था फटाफट लोड हो जाता था अगर कम यूजर थे ना, ज्यादा यूजर्स आ गए तो बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसे केस में आपकी काम आती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है पहले जैसे काम कर रहा था वैसे ही अब वो अभी भी काम करे, भले ही ज्यादा यूजर्स आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस, आपकी जो एप्लीकेशन है वो चेंजेस को कैसे अडेप्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग होते हैं, हमारे सामने जैसा भी एनवायरमेंट होता है, सिचुएशन होती है, हमें अपने आप को वैसे ढालना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से हमारी एप्लीकेशन, जो हमारे सर्वर्स होते हैं, वो अपने आप को कैसे ढाल रहे हैं, है ना। जैसे अब हमारे
फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग वेयर सर्वर्स पे काम करते थे, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन डॉकर एनवायरमेंट, कुबरनेटीज एनवायरमेंट, क्लाउड एनवायरमेंट। हमें पता है अब कैसे करना है, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर चेंजेस को अडेप्ट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लस्टर बनाया, कि आपका क्लस्टर हो गया, इस क्लस्टर के अंदर आपका एक पोर्ट चल रहा है, इस पोर्ट के अंदर, सॉरी, इसके अंदर आपका एक नोड है, उस नोड के अंदर आपका एक पोर्ट है, और उस पोर्ट के अंदर आपका एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर। तो अब क्या हो रहा है, अब इस कंटेनर के ऊपर कुछ भी चेंजेस होगा, तो जो प्रोमेथियस होगा, जो मॉनिटरिंग करेगा, वो स्टिल जितने भी चेंजेस होगा उनकी भी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करता रहेगा। ऐसा नहीं ज्यादा ज्यादा, अगर लाइक फॉर एग्जांपल चेंजेस आ रहे हैं तो वो मॉनिटर नहीं कर पा रहा, उसको सेम एनवायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी की अगर एक रेप्लिका बन गई तो वो नहीं मॉनिटरिंग कर पा रहा, वो तब भी मॉनिटरिंग कर लेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जैसे जैसे चेंजेस आए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, एनवायरमेंट में, आपको वैसे अडेप्ट करना। सेम हमारी सर्विसेज के साथ होता। क्लियर? अगर आप आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है, फॉर एग्जांपल अमेजोन की आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आपने एक और सेक्शन ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, और उस सेक्शन के अंदर आपने अलग से प्रोडक्ट्स वगैरह डाल दिए, उनका डेटा करवा लिया फेच, मतलब सब कुछ वर्क कर रहा है। तो वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब उसके अंदर एक चेंज आया, एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड ऑन हुआ, एक एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड ऑन हुई, लेकिन स्टिल वो परफेक्टली वर्क कर रही है आपकी एप्लीकेशन। सो इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? यस मैम। स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कोई डाउट इनमें? नो। सो प्रोमेथियस यही तीनों चीजें हमें प्रोवाइड करता है। अब जैसे मैंने बताया, प्रोमेथियस हार्डवेयर लेवल पे नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पे भी मॉनिटरिंग करके दे रहा है। मतलब ये दोनों लेवल्स पे आपको मॉनिटर करके दे रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि भाई सिर्फ हार्डवेयर हार्डवेयर लेवल पे कर रहा है। हार्डवेयर लेवल पे देखेगा सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज, एचटीटीपी एरर्स, एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ। सॉफ्टवेयर लेवल पे देखेगा कोई सर्विस तो नहीं फेल हो रही, सर्वर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ऐसा तो नहीं कोई एरर प्रोन सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका सर्वर, आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउन टाइम फेस कर रही है, कस्टमर्स हमारे दूसरे पेज पे जा नहीं पा रहे, तो ये सब कुछ वो सॉफ्टवेयर लेवल पे देखिए। क्लियर? अब प्रोमेथियस, ये तो हमें क्लियर हो गया कर क्या रहा है। और अब प्रोमेथियस के ना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है। सबसे पहला फीचर तो ये होता है, ये मैट्रिक्स को कलेक्ट करता है, जैसे मैंने बता दिया हार्डवेयर पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी। मतलब मैट्रिक्स को ये कलेक्ट करता है सर्विसेज से भी और सर्वर से भी। सेकंड, ये जो डेटा होता है ना आपका, जो भी मैट्रिक होता है उसको ना ये स्क्रैप करके लाता है। स्क्रैप मतलब वही हो गया एक तरीके से पुल करके लाना। तो मैट्रिक्स को ये स्क्रैप करके लाता है, वो भी कॉन्स्टेंटली वे में, जैसे मैंने पहले ही बताया कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब 24/7 काम चलता ही रहता है, कहीं रुकता नहीं है, हर एक सेकंड में ये आपके मैट्रिक को लेके लाएगा। भाई सीपीयू यूसेज कितना हुआ है, मेमोरी यूसेज कितना है, एचटीटीपी एरर कितना आ रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कितनी आई है, कोई फेल तो नहीं हो गया, ब्लॉक एड्रेसेस कौन कौन से, सब कुछ देखेगा। और फिर इतना ही नहीं, जब ये मैट्रिक को पुल करके लाता है तो ये ना एक उसका एक कंपोनेंट होता है, एक डेटाबेस कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है टीएसडीबी, विच इज टाइम सीरीज डेटाबेस। तो उसके अंदर जाके वो स्टोर करता है, जो कि अभी हम लोग बस डिस्कस ही करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मैट्रिक्स को वो पुल करके लाता है, स्क्रैप करके लाता है, वो सारे मैट्रिक्स कहाँ रख देता है, वो टाइम सीरीज डेटाबेस। एंड देन अगर उससे कुछ लगता है कि भाई आपकी सर्विस रिलेटेड या सर्वर रिलेटेड कोई भी एरर है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी सर्विस फेल हो सकती है, हमारा सर्वर क्रैश हो सकता है, हमारी वेबसाइट डाउन जा सकती है, तो वो क्या करता है, अलर्ट्स जनरेट करता है। उसके पास एक टूल होता है अलर्ट मैनेजर करके, उसके थ्रू वो अलर्ट्स जनरेट करता है और आपके इंजीनियर्स तक पहुंचाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोमेथियस को ग्राफाना के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो और भी बढ़िया है, जैसे मैंने बताया वो एक ग्राफ की तरीके से आपके आउटपुट को शो करता। सो इन शॉर्ट आप प्रोमेथियस को कैसे समझ सकते हो। प्रोमेथियस एक तरीके से क्या होता है, जैसे सोसाइटीज के अंदर कैमरा लगा होता है ना, सिक्योरिटी कैमरा, उसी तरीके से प्रोमेथियस होता है, जो मॉनिटरिंग भी करता रहता है, लाइक देता देखता भी रहेगा सब कुछ, कैसा वर्क चल रहा है नहीं चल रहा, पूरी रात भर तक मॉनिटरिंग करता है ना उसके, हमारे कैमरे में मॉनिटरिंग होती है। एंड देन अगर कुछ लगता है, सब कुछ चीजों को वो रिकॉर्ड करके भी रखता है डेटा की तरीके से, ताकि इन मॉर्निंग आप देख सको। और लगता है कि और काफी बार आपने तो देखा होगा, जो लाइक हाई लेवल की जो सोसाइटीज होती हैं, वो लोग अपने डोर्स वगैरह पे, जो मेन गेट होता है ना उनका, उसके ऊपर सेंसर से रखते हैं। अगर कोई उसको टच करता है रात को, या फिर मान लो उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो वो अलर्ट के लिए एक सेंसर से भी लगा रखते हैं, ताकि एक अलर्ट जनरेट हो जाए।
तो अलर्टिंग के लिए वो लोग ऐसे अलग से टूल लगाते हैं, जैसे प्रोमेथियस एक अलग से टूल लगाता है। सो आप इस तरीके से एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल से प्रोमेथियस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? हम्म, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं मेन हमारे प्रोमेथियस के आर्किटेक्चर की, कि प्रोमेथियस वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, उसके आर्किटेक्चर को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहले तो देखो, प्रोमेथियस जैसे मान लो ये मेरा प्रोमेथियस सर्वर है। ठीक है, अब इस सर्वर के अंदर ना तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? तीन। मतलब प्रोमेथियस के अपने तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है उसका? सबसे पहला कंपोनेंट उसका होता है डेटा रिट्राइवल वर्कर। देन सेकंड होता है उसका टीएसडीबी, जैसे मैंने बताया, विच इज टाइम सीरीज डेटाबेस। उसी तरीके से एक लास्ट कंपोनेंट उसका होता है एचटीपी एचटीटीपी सर्वर, जिसको हम लोग एज अ वेब सर्वर भी कॉल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोमेथियस के, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है डेटा रिट्राइवल वर्कर। इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो आपके टारगेट रिसोर्सेज होते हैं ना, वहां से डेटा को स्क्रैप करके लाता है। ठीक है, टारगेट रिसोर्सेज से डेटा को स्क्रैप करके लाता है। डेटा बोल लो, मैट्रिक बोल लो, स्क्रैप बोल लो या पुल बोल लो, बात एक ही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हमारे डेटा को पुल करके लाता है डेटा रिट्राइवल वर्कर। सो मान लो आपका ये एक, सपोज ये आपका एक सर्वर था। ठीक है, इस सर्वर के मैट्रिक्स को आपको देखना था, मॉनिटर करना था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोमेथियस इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। नाउ इसके जो भी इसके मैट्रिक्स को प्रोमेथियस देखेगा, एंड देन क्या होगा, डेटा रिट्राइवल वर्कर क्या करता है, स्क्रैप करके लाता है इन मैट्रिक्स को अपने पास। अब क्या होता है, जो टीएसडीबी होता है, विच इज योर टाइम सीरीज डेटा डेटाबेस, ये क्या करता है, जो भी डेटा रिट्राइवल वर्कर ने जितने भी मैट्रिक्स को वो स्क्रैप करके लैब के टारगेटेड रिसोर्सेज से, उनको वो मैट्रिक्स को क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। सपोज यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गए हैं। ठीक है, इस टारगेटेड रिसोर्सेज से हम लोगों ने मैट्रिक्स को स्क्रैप किया। कॉपी। अब टाइम सीरीज डेटाबेस यहाँ पे गया, इसने क्या किया, इसको अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास स्टोर कर लिया, ताकि इन फ्यूचर अगर आप इसकी रिक्वेस्ट करते हो कि आपको मैट्रिक्स देखने हैं, तो आप टाइम सीरीज डेटाबेस से वो ले सकते हो मैट्रिक्स। क्योंकि ये डेटा रिट्राइवल वर्कर जस्ट टेम्पररी वे में मैट्रिक्स को रखता है, और टाइम सीरीज डेटाबेस परमानेंट वे में रखता है। नाउ उसी तरीके से हमारे पास होता है एक एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, ये एचटीटीपी सर्वर क्या करता है, बेसिकली एक तरीके से ये आपका वेब यूआई होता है, वेब सर्वर होता है। ठीक है, जो कि एक तरीके से एपीआई की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इसका काम क्या होता है वो हम लोग एंड में थोड़ा समझेंगे, जस्ट अभी इतना अंडरस्टैंड करो, ये एक तरीके का आपका वेब यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, जो एपीआई रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। एचटीटीपी सर्वर का मेन जो काम होता है जस्ट इतना ही होता है, जो आपके मैट्रिक्स आए हैं ना, उनको मैट्रिक्स को आपके सामने डिस्प्ले करके देना। तो वो कैसे करेगा ये, वो अभी हम लोग सबसे एंड में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। डेटा रिट्राइवल वर्कर टारगेटेड रिसोर्सेज से डेटा को स्क्रैप करता है, टाइम सीरीज डेटाबेस उन डेटा को अपने पास स्टोर करता है, एंड एचटीटीपी सर्वर एक तरीके से वेब सर्वर होता है, जो आपको दिखाता है वो मैट्रिक्स। अब दिखाने का वे उसका डिफरेंट होता है, वो क्या होता है वो हम लोग एंड में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे, उससे पहले हम लोग अंडरस्टैंड क्या करेंगे, थोड़ा टारगेटेड रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, 2 मिनट, थोड़ा इसको रिमूव कर दूं। सो बेसिकली टारगेटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले थोड़ा उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखो टारगेटेड रिसोर्सेज से मतलब क्या होता है, ऐसे सर्वर्स या फिर सर्विसेज जिन्हें आपको मॉनिटर करना है। तो मान लो
ये मेरे पास टारगेटेड रिसोर्सेज पड़े हैं मेरे। तो ये मेरे टारगेटेड रिसोर्सेज हैं जिनको मेरे को मॉनिटर करना है। अब मान लो ये हार्डवेयर लेवल पे भी मुझे मॉनिटरिंग करनी है और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी मॉनिटरिंग। ये मान लो ये है मेरा एक EC2 इंस्टेंस एज अ मेरा VM। ठीक है, हार्डवेयर लेवल पे अगर मॉनिटरिंग करनी है तो याद की हो गई EC2 इंस्टेंस पे। इसी तरीके से अगर आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे करनी है तो मान लो ये मेरा कुबरनेटिस क्लस्टर है, इस पे मेरी एप्लीकेशन चल रही है कोड के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये टारगेटेड रिसोर्सेज हमें इतना तो समझ आ गया बेसिकली क्या होता है। वो एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। दैट्स व्हाई हम लोग ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, टारगेटेड रिसोर्सेज। अब देखो टारगेट रिसोर्सेज में आपके कुछ भी आ सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर लेवल पे करो तो वही जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस का। ठीक है, क्यूबरनेटीज क्लस्टर लेवल पे कर रहे हो या कंटेनराइजेशन लेवल पे कर रहे हो तो क्यूबरनेटीज के पोर्ट्स को देखोगे, EC2 इंस्टेंसेस को देखोगे फॉर क्लाउड एनवायरनमेंट में। ठीक है, अपने डॉकर कंटेनर्स को देखोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी टारगेटेड रिसोर्स जिनको आप एज अ लाइक जिसको भी आपको मॉनिटर करना है हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे वो हो जाएगा आपका एक टारगेट रिसोर्स। अब देखो क्या होता है, प्रोमेथियस ना ऐसे टारगेटेड रिसोर्सेज से मेट्रिक तब तक पुल नहीं करता जब तक कि वो पर्टिकुलर मेट्रिक्स इन HTTP एंड पॉइंट्स में ना। विच मीन्स मैट्रिक्स को जब भी वो पुल करता है तो पहले वो ये चेक करता है कि भाई आपके जो टारगेट रिसोर्सेज से वो मैट्रिक ले रहा है क्या वो HTTP एंड पॉइंट को रिलीज करते हैं या नहीं करते। और अगर ऐसा होता है कि आपके भाई जो टारगेटेड रिसोर्सेज है जिससे वो मैट्रिक्स को पुल कर रहा है वो HTTP एंड पॉइंट को रिलीज नहीं करते तो वो ऐसे मैट्रिक्स को पुल नहीं करता। अब क्वेश्चन ये आता है HTTP एंड पॉइंट होता क्या है। इन सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो एक तरीके से आपका लाइक आपकी सर्विस और एप्लीकेशन के ना आप बोल सकते हो एक तरीके से गेट है, डोर है आपके लिए। HTTP एंड पॉइंट इज जस्ट अ डोर फॉर योर सर्विस, या फिर आप बोलो सर्विस के लिए या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आऊं, सपोज ये मैंने Amazon की एप्लीकेशन ओपन करी। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो इसका स्टार्टिंग क्या हो रही है, HTTPS। एस को भी रिमूव कर लो, एस बेसिकली SSL सर्टिफिकेट की वजह से सिक्योरिटी लगाई जाती है। आगे का एंड पॉइंट क्या है इसका, HTTP। तो बेसिकली एक तरीके का ये URL होता है, एक वेब एड्रेस होता है। ठीक है, तो एक ऐसा URL ये एक वेब एड्रेस होता है जिसके थ्रू प्रोमेथियस क्या करता है, एक उसको मिलता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो टारगेट रिसोर्सेस है उसके पास एक HTTP एंड पॉइंट। अगर आपके जितने भी रिसोर्सेज है उनके पास ये HTTP एंड पॉइंट होता है तो वो क्या करता है, ऐसे रिसोर्सेज के मैट्रिक्स को इजीली पुल कर लेता है। क्या कर लेता है, पुल कर लेता है। तो प्रोमेथियस क्या फाइंड करता है कि आपके रिसोर्सेज में HTTP एंड पॉइंट है या नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर नहीं होता, HTTP एंड पॉइंट नहीं मिलता तो वो क्या करता है, ऐसे रिसोर्सेज को इस ऐसे टारगेट रिसोर्सेज का मेट्रिक इजीली पुल नहीं करता। उसके लिए वो एक अलग से कंपोनेंट यूज करता है मेट्रिक को पुल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको आप इन अ बेटर वे और अंडरस्टैंड कर सकते हो। सपोज कि मान लो मैं एक जूस वाले के पास गई। ठीक है, एक जूस की शॉप है और मैंने उससे बोला कि मुझे ना एक मैंगो शेक दे दो या फिर मैंगो का जूस दे दो। मैंने उसको बोला एक मैंगो का जूस दे दो। तो अब क्या होगा, वो पर्टिकुलर जूस वाला वो एक काउंटर है विच इज द एंड पॉइंट। ठीक है, मैंने उस एंड पॉइंट पे जाके मैंने ये रिक्वेस्ट करी। अब वो मेरी रिक्वेस्ट को सुनेगा और उस तरीके से मुझे आउटपुट लाके देगा, विच मीन्स मेरे को मेरा जूस पकड़ा देगा। सिमिलर वे में प्रोमेथियस क्या करता है, देखता है ऐसे एंड पॉइंट्स को, ऐसे डोर को जहां पे HTTP लगा है या नहीं लगा। अगर उसे वो HTTP एंड पॉइंट मिल जाता है सो तो बेटर है, वो ऐसे एंड पॉइंट्स को, ऐसे मेट्रिक्स को इजीली वे में पुल कर लेता है। एंड देन डेटा रिट्राइवल वर्कर ये है, ये जो बेसिकली इस टारगेट रिसोर्सेज से इस एंड पॉइंट को पुल करेगा। ठीक है, अब जब ये एंड पॉइंट को पुल करेगा ना तो ये पता है क्या करेगा, देखेगा कि भाई प्रोमेथियस जो चाहता है, प्रोमेथियस की फॉर्मेट है एंड पॉइंट जब भी हो बेसिकली HTTP एंड पॉइंट वाले टारगेट को, मैट्रिक को पुल करना या स्क्रैप करना।
तो डेटा रिट्राइवल वर्कर ऐसे ही मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाएगा, जिसमें वो देखेगा प्रोमेथियस फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो कि कुछ हमारे पास ऐसी चीजें हो सकती है जिनके अंदर एचटीटीपी एंडपॉइंट थोड़ी हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू, जब आप सीपीयू चेक करोगे, भाई सीपीयू यूसेज कितना है, क्या वो एचटीटीपी एंडपॉइंट रिलीज करता है? बताओ। नहीं। नहीं करता ना। मेमोरी चेक करोगे तो क्या वो दिखाएगा एचटीटीपी डॉट डॉट मेमोरी इतनी? नहीं दिखाता। तो ऐसी चीजों के आप, ऐसे टारगेट रिसोर्सेज के आप डेटा को कैसे स्क्रैप करते हो, ऐसे टारगेटेड रिसोर्सेज के मैट्रिक्स को कैसे स्क्रैप करते हो? तो उसके लिए ना प्रोमेथियस अपना एक आपको कंपोनेंट देता है जिसका नेम क्या होता है, एक्सपोर्टर। एक्स एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का काम क्या होता है? मैट्रिक्स को पुल तो करके लाए, लेकिन वो ऐसे मैट्रिक्स को पुल करके लाता है जो कि प्रोमेथियस के फॉर्मेट में नहीं होते, विच मींस ऐसे टारगेटेड रिसोर्सेज को के मैट्रिक्स को वो लेकर आएगा जो एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज नहीं करते। तो अब क्या करता है वो, ऐसे एंड पॉइंट के ऐसे मैट्रिक्स को लेकर तो आ गया। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मेरा EC2 इंस्टेंस था, ठीक है। इस इंस्टेंस से रिलेटेड ये सारे मैट्रिक्स लेकर आया, विच मीन्स इस पे इसने देखा कि भाई ये मेरा जो EC2 इंस्टेंस है, इसकी सीपीयू हम लोगों ने क्या दे रखी है, सीपीयू यूसेज कैसा वर्क कर रहा है, मेमोरी क्या दे रखी है, सब कुछ उसने देखा हार्डवेयर लेवल पे। तो अब क्या होगा, ये एक्सपोर्टर मान लो सीपीयू से रिलेटेड आपके मैट्रिक्स को लेकर आया है, मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है, कोई सर्विस फेलर से रिलेटेड है। तो अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, ऐसे मैट्रिक्स को अपने पास रखेगा और इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेगा, किसमें, एचटीटीपी एंड पॉइंट्स में, मतलब ऐसे बेसिकली ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जिसमें आपका प्रोमेथियस अंडरस्टैंड करे। तो ये इनके साथ एचटीटीपी एंड पॉइंट इनको प्रोवाइड करेगा। अब क्या होता है, एक्सपोर्टर भी ना एक सिंगल टाइप का नहीं होता, मल्टीपल टाइप्स के एक्सपोर्टर होते हैं। अगर आप सीपीयू मेमोरी यूसेज के लिए कर रहे हो, वही मतलब सिस्टम मैट्रिक्स के लिए एक्सपोर्टर यूज कर रहे हो, तो आपका एक एक्सपोर्टर होता है जिसका नेम होता है नोड एक्सपोर्टर। अगर आप लाइक पिंग वगैरह कोई सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हो, अपने अपने सर्वर की अवेलेबिलिटी को चेक करो, वेब अवेलेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हो, तो आप एक यूज करते हो ब्लैक बॉक्स एक्सपोर्टर। उसी तरीके से डेटाबेस मैट्रिक्स के लिए होता है माई सीक्वल एक्सपोर्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो अब मान लो हमारा सीपीयू और मेमोरी यूसेज था, तो यहाँ पे ये कौन सा एक्सपोर्टर यूज करेगा, नोड एक्सपोर्टर। ये नोड एक्सपोर्टर को यूज करेगा, आपके यहाँ से मैट्रिक्स को ले लिया, अब इन मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया जाएगा ऐसे वे में जिसके वे में आपका प्रोमेथियस अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो मतलब इनके इनको दिए जाएंगे एचटीटीपी एंड पॉइंट्स। अब जब इनको एचटीटीपी एंड पॉइंट मिल जाएगा, तब जाके क्या होगा, आपका ये डेटा रिट्राइवल वर्कर, ये एक्सपोर्टर इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये एक्सपोर्टर ये आगे मैट्रिक्स को पुल कर देगा या फिर सेंड करेगा डेटा रिट्राइवल वर्कर पे। तो तब जाके डेटा रिट्राइवल वर्कर क्या करेगा, इन मैट्रिक्स को स्क्रैप करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब यहाँ पे ना हमारी सर्विस डिस्कवरी होती है प्रोमेथियस में। हम लोग एक कंपोनेंट को यूज करते हैं जिसका नेम क्या होता है, सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी क्या होती है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सर्विस डिस्कवरी से मेरा मतलब है, सर्विस डिस्कवरी, सर्विस डिस्कवरी का मतलब होता है, बेसिकली सर्विस डिस्कवरी से मतलब होता है प्रोमेथियस ना ऑटोमेटिकली देखेगा उसको मॉनिटर क्या करना है, उसको किस चीज की मॉनिटरिंग करनी है, मैट्रिक कहाँ से पुल करके लाओ। आपको अलग से मैन्युअली नहीं बताना पड़ेगा कि ये मेरा ना यहाँ पे एक सर्वर है, इस सर्वर के अंदर एक कंटेनर चल रहा है, यहाँ से आपको मैट्रिक पुल के ले आओ, इन मैट्रिक्स को पुल कर दो। आपको बताने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्यूबरनेटीज क्लस्टर है, ठीक है, आपने क्यूबरनेटीज क्लस्टर की वन टाइम इंटीग्रेशन कर दी अपने प्रोमेथियस के साथ। आपने बोल दिया कि इसके मॉनिटरिंग हमें करनी है। नाउ अब क्या होगा, इस क्लस्टर के अंदर जब भी कोई न्यू पोर्ट बनता है, कोई पोर्ट की डिलीशन होती है, ठीक है, कोई सर्विस फेल होने वाली हो या फिर पोर्ट के अंदर कोई रेप्लिका बनी है, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी मॉनिटरिंग कर लेगा। सो सर्विस डिस्कवरी का मीनिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स को स्क्रैप करना। अब यूजुअली हम लोग इन सर्विस डिस्कवरी का यूज केस करते हैं फॉर क्लाउड एनवायरमेंट्स, ठीक है, AWS के ऊपर कोई EC2 इंस्टेंस चल रहा है तो उसके लिए करेंगे।
अज्योर है, उसके ऊपर आपने डीएम बना रखी है, गूगल क्लाउड पे डीएम बना रखे हैं, तो क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए यूज करोगे। आपका डॉकर कंटेनर्स है तो उसके लिए यूज करोगे। पता नहीं ना कब कंटेनर के अंदर हम लोग क्या चीज अपेंड कर रहे हैं। हो सकता है कंटेनर का मैंने नेम चेंज कर दिया, कंटेनर के अंदर मैंने तीन चार चीजें और ऐड ऑन कर दी, तो इनकी भी तो मॉनिटरिंग की नीड है, तो वो ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग कर लेगा। क्यूबिनिटी स्पोर्ट्स की मॉनिटरिंग ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब क्या होता है, कभी कभी हमारा कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कोई सर्विस चलाई, ठीक है, उस सर्विस को एक बार स्टॉप करना पड़ता है और एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने सर्विस को स्टॉप किया देन स्टार्ट किया, तो इसकी भी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसकी भी मॉनिटरिंग प्रोमेथियस करेगा और ऑटोमेटिकली करेगा। तो अब क्या करेगा होगा, सर्विस डिस्कवरी का यूज करके प्रोमेथियस ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स को पुल कर लेता है। आपको बताना नहीं पड़ता कि ये पर्टिकुलर मेरी मैट्रिक है, ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरा एक सर्वर है, यहाँ का इसका एड्रेस ये है, ये सब कुछ आपको बताने की नीड नहीं पड़ती, ये आपका टाइम बच जाता है, ये ऑटोमेटिकली प्रोमेथियस कर लेता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इतना हो गया, इतना हमें समझ आया। नाउ अब इसमें मेन क्वेश्चन ये आता है, हमें ये तो क्लियर हो गया सर्विस डिस्कवरी क्या होती है, टारगेटेड रिसोर्सेज क्या होता है, एक्सपोर्टर क्या होता है, और किस तरीके से वो मैट्रिक्स को पुल करके लाता है और एचटीटीपी एंड पॉइंट में कन्वर्ट करता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है, अगर ठीक है, ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर है कि चलो ठीक है, ये सारी चीजें वर्क कर रही है, इतने सारे कंपोनेंट्स हमारे प्रोमेथियस के। नाउ तो क्वेश्चन इज, प्रोमेथियस किस तरीके से उसे पता चलता है कि भाई हमें मॉनिटरिंग करनी है, ये हमारे टारगेट है, इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर देनी। तो जैसे मैंने बताया एक सर्विस डिस्कवरी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, आपके जरूरी नहीं है सर्विस डिस्कवरी ही हो, आपके पास दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, विच मीन्स स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन आप मैन्युअली सब कुछ बताओगे। आप मैन्युअली बताओगे ये आपका टारगेट है, उसके लिए आप क्या करते हो, आप ना एक फाइल लिखते हो विच इज योर, यहाँ लिख देती हूँ मैं वो फाइल, ये फाइल हो गया। तो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप मैन्युअली सब कुछ करते हो, तो मैनुअल वे में क्या करते हो, आप ना एक फाइल लिखते हो जिसका नेम होता है प्रोमेथियस डॉट यामल। इस फाइल के अंदर आप क्या बताते हो, अपना स्क्रैप इंटरवल, आपका स्क्रैप इंटरवल आप बताओगे, उसके अंदर आप एड्रेस बताओगे कहाँ से आपके डेटा को लेके आना है, ठीक है, आपका टाइम इंटरवल आप बताओगे, ये सारी चीजें आप डिफाइन करते हो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो एक तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर राइट करते हो। तो आप इसमें ये सब बताओगे कि कहाँ से डेटा को पुल करके लाना है, टारगेट रिसोर्सेज कहाँ पड़े हैं, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स आप यहाँ से पुल करोगे। तो वो प्रोमेथेड डॉट यामल एक फाइल होती है जिसके अंदर आप ये डिफाइन करते हो। सेकेंड वे क्या होता है, डायनेमिक सर्विस डिस्कवरी, जो मैंने आपको बता भी दिया, डायनेमिक वे में होती है, ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता। आप जस्ट एक वन टाइम इंटीग्रेशन करते हो, देन उसके बाद आपका प्रोमेथेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा टारगेट्स को, उसके अंदर अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली उनकी मॉनिटरिंग कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिलिटीज में ऑटोमेटिकली आपने क्यूबिलिटीज क्लस्टर के साथ इंटीग्रेशन कर दिया, ऑटोमेटिकली दिखेगा कितने पोर्ट्स आए, कितनी सर्विसेज चल रही है, ठीक है, एंड पॉइंट्स को चेक करेगा कि क्लस्टर के अंदर कितने एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। डीएनएस बेस्ड डिस्कवरी आप करा सकते हो, कि डीएनएस के जो एसआरबी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अगर आपको लाइक मॉनिटरिंग करनी है तो वो करा सकते हो, ठीक है। फाइल बेस्ड डिस्कवरी करा सकते हो, कोई भी अगर फाइल्स एग्जिस्ट करती है, हमारी जो मैनिफेस्ट फाइल्स होती है उनकी आप चेकिंग करा सकते हो, ठीक है। एचटीटीपी बेस्ड डिस्कवरी करा सकते हो, आप ये देख सकते हो कि आपके टारगेट रिसोर्सेज है तो, लेकिन उसमें क्या एचटीटीपी एंड पॉइंट है या नहीं है, तो आप वो भी देख सकते हो, मॉनिटरिंग करा सकते हो। तो वो सेकंड वे क्या होता है, सर्विस डिस्कवरी, जिसमें डायनेमिकली सब कुछ होता है, विच मीन्स ऑटोमेटिकली टारगेट्स के अंदर से मैट्रिक्स को पुल किया जा रहा है, आपको कोई फाइल बनाने की नीड नहीं होती, विच इज योर प्रोमेथियस डॉट यामल फाइल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी। कोई डाउट नहीं है? नोड एक्सपोर्टर देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्टर के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। नोड एक्सपोर्टर जो होता है इसका एक वन ऑफ द टाइप है, जिसका काम होता है जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, मेमोरी हो गया, ठीक है, और आपका सर्वर से रिलेटेड कुछ भी अगर ऐसा डेटा आपको फेच करना है, ठीक है, जो एचटीटीपी एंड पॉइंट नहीं रिलीज कर रहा, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, नोड एक्सपोर्टर। जितने भी सिस्टम मैट्रिक्स होंगे उनके लिए आप क्या लगा रहे हो, नोड एक्सपोर्टर। नोड का मतलब क्या होता है, सिस्टम ही होता है ना, है ना। टेक्निकल लैंग्वेज में नोड हम किसको बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं, एक सर्वर को बोलते हैं जिसके ऊपर हम लोग अलग से पोर्ट रेडी करते हैं फॉर क्यूबिनिटीज।
तो नोड इज द सिस्टम। तो सिस्टम एक्सपोर्टर लगा रहे हो, जब भी आपको सिस्टम के मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो आप ये लगाओगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम कभी भी एचटीटीपी एंड पॉइंट रिलीज नहीं करता। नाउ अब प्रोमेथियस समझता है ये एचटीटीपी एंड पॉइंट है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम लोग लगा देते हैं नोड एक्सपोर्टर। नाउ प्रोमेथियस के अंदर हमारा जो डेटा रिट्रीवल वर्कर है वो ऐसे ही मैट्रिक्स को पुल करके लाएगा जो एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज करे। तो अब नोड एक्सपोर्टर इसकी हेल्प करेगा सिस्टम मैट्रिक्स की कि भाई इनको एचटीटीपी एंड पॉइंट में कन्वर्ट करके देगा इनके आउटपुट को। ठीक है, आउटपुट हो गया कन्वर्ट एचटीटीपी एंड पॉइंट में, विच मीन्स कुछ ऐसा आउटपुट आता होगा आई थिंक, वो एचटीटीपी करके कुछ, है ना, कुछ आउटपुट आता होगा उनका। तो अब ये आउटपुट आ चुका है। अब डेटा रिट्रीवल वर्कर यहां से क्या कर लेगा, उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल बना दो। क्लियर? बता दो कि ये मेरा एक एंड पॉइंट है। तो नोड एक्सपोर्टर क्या है? कुछ भी नहीं है, जस्ट आप बोल सकते हो एक आपका ऐसा एक्सपोर्टर है जो कन्वर्ट कर रहा है आपके ऐसे मैट्रिक्स को, बेसिकली सिस्टम मैट्रिक्स को, जो कि प्रोमेथियस अंडरस्टैंड करता है, विच इज इन एचटीटीपी एंड पॉइंट। क्लियर? अब देखो, एक्सपोर्टर तो हम लोगों ने अभी नोड एक्सपोर्टर की बात करी, जैसे मैंने बताया दो और एक्सपोर्टर्स होते हैं, दो तो नहीं बहुत सारे होते हैं, मैं तो जस्ट आपको फ्यू एग्जांपल्स दे रही हूँ। पता है डेटाबेस का, अगर डेटाबेस देखो माई सीक्वल जो डेटाबेस होता है, ठीक है, आप कोई भी डेटाबेस अपने एनवायरमेंट पे लगाते हो, बिकॉज यूजुअली वी हैव 3 tiers फॉर एन एप्लीकेशन, है ना, 3 tiers होते हैं ना, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। तो अब मान लो डेटाबेस जो है, क्या वो एचटीटीपी एंड पॉइंट रिलीज करता है? नहीं करता ना। तो ऐसे उसके मैट्रिक्स निकालना, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए वो अपना एक देता है कि एक माइसिकल एक्सपोर्टर है, आप इसको यूज करो। ठीक है, क्लियर? वेबसाइट की अवेलेबिलिटी देखनी है कि वेबसाइट रनिंग है या नहीं है, तो उसके लिए आप देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वेबसाइट के अंदर एक सर्विस चला रहे हो, पिंग, पिंग थोड़ी अब आपको एचटीटीपी एंडपॉइंट रिलीज करके देगा, तो उसके लिए भी आप ब्लैक बॉक्स एक्सपोर्टर को यूज कर सकते हो। तो देयर आर मेनी एक्सपोर्टर्स फॉर ईच एंड एवरी मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक और कोई डाउट? इसी तरीके से देखो हमारे पास ना एक और सर्विस होती है, सॉरी एक कंपोनेंट होता है, आपने इवन सुना होगा शॉर्ट लिव्ड जॉब्स, सुना है? शॉर्ट लिव्ड जॉब्स, ओके। कुछ क्रॉन जॉब्स, एनाक्रॉन जॉब्स, कुछ आइडिया इनके ऊपर? देखो शॉर्ट लिव्ड जॉब्स का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे ये एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें रन करने को रखी होंगी, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे, जिनमें से कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो शॉर्ट लिव्ड होंगे, है ना, जो थोड़ी देर के लिए चलते होंगे देन बंद हो जाते होंगे। नॉर्मल सी बात है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को कौन पुल करेगा? ऐसे मैट्रिक्स को डेटा रिट्रीवल पुल नहीं कर सकता, उसके पास इतना लाइक वो नहीं है कि डायरेक्ट वो पुल करके ले। प्रोमेथियस उसको डायरेक्ट ऐसा पुल ही नहीं कर पाएगा, जो ऐसे मैट्रिक्स है जो थोड़ी देर में बंद हो रहे हैं। तो ऐसे के लिए पता है क्या होता है, शॉर्ट लिव जॉब्स के मैट्रिक्स को पुल करने के लिए हम लोग एक अनदर कॉम्पोनेंट का यूज करते हैं। बट उस कॉम्पोनेंट पे आने से पहले मैं थोड़ा शॉर्ट लिव जॉब्स के बारे में आपको डिफाइन कर देती हूँ। देखो शॉर्ट लिव जॉब्स का मतलब होता है ऐसे कुछ प्रोसेसेस, आपकी ऐसे कुछ जॉब्स जो स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूट होती है और टर्मिनेट हो जाती है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल क्रॉन जॉब्स, मान लो मैंने एक क्रॉन जॉब लगाई थी, जब भी मैं अपने सिस्टम को फॉर एग्जाम्पल 8 बजे ना, 8 बजे जाकर एक कमांड रन कर देना जिससे मैं अपनी लॉग्स चेक कर सकूं, तो मैंने बोला एक लॉग वाली कमांड रन कर देना, या फिर क्या कर देना एक एलएस कमांड चला देना 8 बजे, तो वो कमांड चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब बताओ एक एलएस कमांड को चलने के लिए कितना सेकंड्स की नीड है, बताओ? बहुत कम सेकंड्स है, कि हम लोग इतना तो काउंट भी नहीं कर सकते भाई, इतनी जल्दी वो मैट्रिक थोड़ी पुल करके ले आएगा, टाइम तो लगता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे प्रोसेसेस जो स्टार्ट होते हैं, स्टॉप होते हैं और फटाफट टर्मिनेट भी हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस के लिए कुछ क्रॉन जॉब जो हम लगा देते हैं कि पावर ऑफ की लग रही है, कुछ बैच स्क्रिप्ट हम लोग लगा देते हैं कि स्क्रिप्ट रन हो जाए, है ना, वो कितना ही टाइम लग लेती है,
इसी तरीके से कुछ वन ऑन एंड ऑफ हम लोग टास्क लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ही जीते हैं एंड देन मर जाते हैं, विच मीन्स थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रहते हैं एंड देन टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ऐसी जॉब्स के लिए कहा जाता है कि अब प्रोमेथियस ना ऐसे अपना जो नॉर्मल उसका लाइक जो डिफॉल्टेड उसका जो पुल मॉडल होता है ना, विच मीन्स टाइम सीरीज आपका क्या बोलता है डेटा रिट्राइवल वर्कर, उनसे स्क्रैप्स करके लैब के मैट्रिक्स को, तो वो नहीं कर पाता। यहाँ पे डेटा रिट्राइवल वर्कर का कोई काम नहीं होता कि भाई शॉर्ट लिव जॉब्स को पुल करके लाए। जब तक ये पुल करने जाएगा और लेकर आएगा वो उतने में टर्मिनेट हो चुकी होंगी, उतने में एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। तो ऐसे में डेटा रिट्राइवल वर्कर नहीं पुल कर पाता। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग एक और कॉम्पोनेंट यूज करते हैं विच इज योर पुश गेट वे। ठीक है। अब बात करते हैं ये पुश गेटवे क्या करता है। पुश गेटवे भी प्रोमेथियस का ही अपना एक टूल है। ठीक है। ये करता है आपके जो शॉर्ट लिव जॉब्स होती है ना उनके मैट्रिक्स को लेकर आता है, अपने पास कहीं सेव करके रख ले। ठीक है। अगर आपकी कोई शॉर्ट लिव जॉब्स है तो आप उसके लिए पुश गेटवे लगाते हो। पुश गेटवे क्या करता है, जैसे ही जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, मान लो आपकी कोई जॉब एग्जीक्यूशन का टास्क चल रहा है शॉर्ट लिव जॉब में, वो रन हुई और कंप्लीट द टास्क एग्जीक्यूट हो गई, मतलब टास्क डन। इसी तरीके से अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला कि ये जो मेरा पुश गेटवे है ना, इससे बोला जाएगा कि भाई ये जो हमारी नॉर्मल सी एक छोटी सी जॉब जॉब चल रही है, मैंने एलएस कमांड चलाई, वो एग्जीक्यूट हो गई, काम डन हो गया। तो अब मैंने क्या बोला, इस केस में जो मेरा जो पुश गेटवे है वो क्या करे, इस पर्टिकुलर ऐसी जॉब्स के ना मैट्रिक्स को पुल करके लाए। तो अब वो पुल करके कैसे लाएगा, वो फटाफट जो भी शॉर्ट लिव जॉब चल रही होगी फटाफट उसको जो शॉर्ट लिव जॉब को लेगा। ठीक है। मान लो एलएस चल रहा था, एलएस को ले लिया उसने अपनी एक लोकेशन पे सेव कर लिया। नाउ अब वो जो एलएस थी ना कमांड जो आपकी चल रही थी, अब वो एलएस कमांड को दिया जाएगा एक्सपोर्टर से। एक्सपोर्टर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एचटीटीपी एंड पॉइंट्स में। ठीक है। अब फिर ये डेटा रिट्राइवल वर्कर को दे दी जाएगी एज अ मैट्रिक। और मान लो कुछ अगर ऐसी, मान लो कुछ आपके ऐसी जॉब्स हैं जिनमें ऑटोमेटिकली पहले से ही एचटीटीपी एंड पॉइंट लगा है, तो क्या वो देगा एक्सपोर्टर को, नहीं देगा। फिर किसके पास जाएगा, सीधा डेटा रिट्राइवल वर्कर के पास। ठीक है। तो बेसिकली पुश गेटवे हम लोग इसलिए लगाते हैं कि भाई हमारा जो मैट्रिक है, जो भी हमारी शॉर्ट लिव जॉब में चल रहा है, वो एकदम से बंद ना पड़ जाए, खत्म ना हो जाए, तो हम लोग उसके लिए पुश गेटवे लगा देते हैं। तो पुश गेटवे सबसे पहले एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा शॉर्ट लिव, जहां पे भी चल रही होंगी शॉर्ट लिव जॉब्स, वहां से आपकी इस पर्टिकुलर जो भी आपका होगा ना, मैं लाइक फॉर एग्जांपल एलएस कमांड चल रही थी, उन एलएस कमांड के डेटा को लेकर आएगा, फेच करके लाएगा, अपने पास किसी जगह पे सेव कर लेगा। टेम्पररी बेसिस पे करता है बट ये सेव। अब सेव कर लिया, अब उसके बाद क्या करेगा प्रोमेथियस, उसके मैट्रिक्स को निकालेगा। अब उसने उसके मैट्रिक्स को निकाल लिए। ठीक है। अब वो मैट्रिक्स पुश गेटवे से निकल चुके हैं। नाउ अगर पता चलता है वो मैट्रिक्स किसमें है, एंड पॉइंट्स में है, विच इज एचटीटीपी एंड पॉइंट रिलीज कर रहे हैं, तो गुड है। नहीं कर रहे तो फिर भेजा जाएगा उसको एक्सपोर्टर के पास। नाउ एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा जिस वे में प्रोमेथियस अंडरस्टैंड करता है, एंड देन फिर उसको भेजा जाएगा डेटा रिट्राइवल वर्कर के पास। क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा मेथड। तो शॉर्ट लिव जॉब्स जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो, ऐसी जॉब्स अगर मेरी बहुत छोटी सी जॉब्स है जो फटाफट चल रही है बंद पड़ रही है, तो इस केस के लिए हमें पुश गेटवे भी लगाना पड़ता है, जो क्या करता है उसके मैट्रिक्स को लेकर आकर अपने पास टेम्पररी बेसिस पे सेव कर लेगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, जो भी यहाँ पे जॉब चल रही होगी ना, फॉर एग्जाम्पल कोई जेनकिंस की जॉब चल रही होगी, ये जॉब पुश करती है खुद अपने मैट्रिक्स को, कहाँ पे, पुश गेटवे। पुश गेटवे फिर उसको सेव कर लो। ठीक है। लेकिन वो करने के लिए पहले आप यहाँ पे एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। पहले इंटीग्रेशन होगा पुश गेटवे का, देन उसके बाद काम चलेगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उस केस में आपको दिक्कत मिलेगी, आपका ये नहीं हो पाएगा कुछ। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नाउ यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे अभी तक सी में भी। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो इसी तरीके से ना हमारे पास एक होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक ना हमारे पास होती है फ्रॉम क्यूएल, फ्रॉम क्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। पता है इसके बारे में कुछ।
हम्म हम्म देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ। ये बेसिकली PromQL एक क्वेरी लैंग्वेज का मतलब होता है। ये बेसिकली बनाई इसीलिए गई है, ये आपकी क्वेरीज को पकड़ता है। ठीक है, क्वेरीज को पकड़ने से मतलब है, हमारे पास एक HTTP सीरीज सर्वर होता है और एक टाइम सीरीज डेटाबेस होता है ना। इस टाइम सीरीज डेटाबेस के अंदर क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स सेव होता है ना। ये जो PromQL होती है ना, वो किसके साथ वर्क करती है पता है? ये वर्क करती है टाइम सीरीज डेटाबेस के साथ। ये क्या करती है, मैट्रिक्स को टाइम सीरीज डेटाबेस से ले लेती है, ठीक है, फेच कर लेती है, एंड देन ग्राफाना की मदद से आपके डेटा को विजुलाइज करके दिखाती है। ठीक है, तो PromQL क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये बनाई भी इसीलिए गई है कि ये टाइम सीरीज डेटाबेस के साथ काम करेगी जो प्रोमेथियस में होता है। एंड देन जब हम लोग इसी लैंग्वेज, इसी PromQL इसकी जो क्वेरी है उसको ग्राफाना के साथ इंटीग्रेट करा देते हैं, तो वो ग्राफाना हमें उसे डेटा विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में दिखा देता है। मतलब पूरा का पूरा डेटा कैसे मिलेगा, विजुअलाइज। अब देखो ये कैसे होता है। जो प्रोमेथियस होता है उसने अपना एक कॉम्पोनेंट दे रखा है टाइम सीरीज डेटाबेस विच इज योर TSDB। ये क्या करता है, आपके मैट्रिक्स को कलेक्ट करता है डेटा ट्रैवल वर्कर से और अपने पास स्टोर करके रख लेता है, और परमानेंट बेसिस पे रखता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद में टेम्परेरी बेसिस पे था उड़ गया, तो ये अपने पास हमेशा के लिए रखता है। नाउ यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं PromQL क्वेरी लैंग्वेज का। ये PromQL क्वेरी लैंग्वेज एक तरीके से क्वेरी ही करती है। ठीक है, इसका काम ही है एक तरीके से क्वेरी करना। ये क्या करती है, क्वेरी करती है। नाउ ये क्वेरी करती है एंड देन ये क्या करती है, आपके जो मैट्रिक्स कहाँ पे पड़े होते हैं, आपके टाइम सीरीज डेटाबेस पे, वहां से मैट्रिक्स को कलेक्ट करती है। ठीक है, वहां से मैट्रिक्स को कलेक्ट करती है, एंड देन वहां से मैट्रिक्स को कलेक्ट करने के बाद ये क्या करती है, कोई भी अगर आपका कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी विजुअलाइज टूल है, जैसे हम तो फॉर एग्जांपल ग्राफाना का यूज करते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और ग्राफाना इजी टू यूज है इसीलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सबसे पहले ये PromQL क्वेरी लैंग्वेज जाएगी आपके टाइम सीरीज डेटाबेस से डेटा को, आपका जो भी मैट्रिक्स है उसको वहां से कलेक्ट करेगी। ठीक है, एंड देन ये उसके ऊपर ऑपरेशंस करेगी, लाइक फिल्टरिंग करेगी, कौन से मैट्रिक्स मुझे किसके लिए मैट्रिक्स देखने हैं। ठीक है, उसके ऊपर चेकिंग की जाएगी, ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे मैट्रिक्स को एक पूरे के पूरे इंसाइट्स में जिसे अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, एंड देन ये किससे बात करती है, ग्राफाना से। कोई भी अगर आपका टूल है जो आपको लाइक पूरा का पूरा डेटा एज अ ग्राफ फॉर्मेट में दिखा रहा है, विजुअलाइज फॉर्मेट में दिखा रहा है, तो उससे बात करेगी, उससे इंटीग्रेशन होगा इसका, एंड देन जाके आपको डेटा ग्राफाना के फॉर्मेट में दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, ग्राफाना। अब ये मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है आपका वेब UI। तो देखो ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, प्रोमेथियस का ना अपना एक वेब UI भी होता है, पता है? अरे क्या हो गया, और ये क्या होता है, ग्राफाना। देखो अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने ग्राफाना जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो वो हम लोग किससे कराते हैं, हम लोग ग्राफाना के इंटीग्रेशन करा देते हैं इस क्वेरी लैंग्वेज। तो अब क्या होता है, ये क्वेरी लैंग्वेज TSDB से डेटा को, आपके मैट्रिक्स को लेती है, एंड देन ग्राफाना के थ्रू क्या कर देती है, वो हमें ग्राफ के फॉर्मेट में शो करा देती है। फर्स्ट वे होता है ये। सेकेंड वे क्या होता है, जो HTTP सर्वर होता है ना आपका, वेब सर्वर जिसके ऊपर ये मैट्रिक्स को अपने पास लेता है, एंड देन एक वेब UI, प्रोमेथियस का एक वेब कंसोल होता है, पता? एक यूजर इंटरफेस होता है। प्रोमेथियस लॉगिन किया है कभी? किया है ना आपने, आई थिंक। तो वहां पे देखा है ना, प्रोमेथियस का एक कंसोल मिलता है, वहां पे अगर हमें डेटा को देखना है तो कुछ दिखाता है हमें वो, है ना। थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसमें क्या दिखा रहा है वो, बट एक पता तो चल जाता है कुछ मिल रहा है हमें, लाइक थोड़ा ग्राफ फॉर्मेट में भी दिखता है कभी कभी, थोड़ा नॉर्मल एक लैंग्वेज के की लाइंस, है ना।
ये कैसे होता है, ये जो वेब सर्वर होता है ये बेसिकली आपका कनेक्टेड होता है आपके वेब यूआई से। वेब सर्वर का नाम ही पता चल गया, एक वेब यूआई है, हमें एक यूजर इंटरफेस मिला हुआ है ना। तो वो यूजर इंटरफेस बेसिकली होता है खुद का प्रोमेथियस का। वहां पे आपको आपका डेटा मिल जाता है। बट अगर आपको वही डेटा एज अ डिस्प्ले करना पूरा का पूरा एक ग्राफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोम क्वेल क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। उस क्वेरी लैंग्वेज में हम लोग बताते हैं हमें किसकी क्वेरी करनी है, मैट्रिक्स की क्वेरी करनी है फ्रॉम टाइम सीरीज डेटाबेस। एंड देन जाके हम लोग ग्राफाना के साथ उसको इंटीग्रेट करा के वो डेटा को डिस्प्ले करते हैं इन द ग्राफ फॉर्मेट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ग्राफाना क्या है, एक कुछ भी नहीं है, आपका एक डेटा विजुअलाइजर लाइक विजुअलाइजिंग का टूल है, सिंपल सा टूल होता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, जस्ट नॉर्मल सा आपका एक टूल है जिसके थ्रू आप डेटा को ऐसा ग्राफ फॉर्मेट में देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब क्या होता है, प्रोमेथियस का जो वेब यूआई है वो इतना प्रॉपर वे में आपको ग्राफ शो नहीं करता, जिसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर वे में नहीं मिल पाती। उसके लिए हम लोग ग्राफाना यूज करते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग गेथर कर सके विद लाइक विद अ ग्राफ। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ना हमारे पास एक क्लाइंट लाइब्रेरीज भी होती है। क्लाइंट लाइब्रेरीज पता है क्या होती है, ये कुछ भी नहीं होती, ये प्रोमेथियस के अंदर ऑलरेडी ये प्रोमेथियस के साथ इंटीग्रेटेड रहती है। और ये मदद करती है जो भी आपके टारगेटेड रिसोर्सेज होती है ना वहां से मैट्रिक्स को कलेक्ट करने के लिए। लाइक कलेक्ट एज इन लाइक स्क्रैप करना। तो आई थिंक आपने कभी क्लाइंट लाइब्रेरीज के बारे में सुना होगा। सुना है? चलो फिर मैं बता देती हूँ। देखो ये कुछ भी नहीं होता है, प्रोमेथियस के साथ ही इंटीग्रेटेड रहती है पहले से ही। तो जो प्रोमेथियस आपका जब टारगेटेड रिसोर्सेज के मैट्रिक्स को स्क्रैप करने जाता है ना, तो ये क्लाइंट लाइब्रेरी उस टाइम वर्क करती है। तो ये प्रोमेथियस बाय डिफॉल्ट वैसे आपका गो लैंग्वेज में लिखा गया है। तो क्लाइंट लाइब्रेरीज क्या करती है, अगर मान लो आपके टारगेटेड रिसोर्सेज किसी और लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है, वो वैसी लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करती है प्रोमेथियस को, ताकि आप उनके टारगेटेड रिसोर्सेज के मैट्रिक्स को एचटीटीपी एंड पॉइंट वाले जो भी आपके मैट्रिक्स होते हैं उनको स्क्रैप कर सको इन अ इजी वे में। तो ये बेसिकली इन शॉर्ट आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा जो एक एप्लीकेशन थी यहाँ पे, ठीक है, इस एप्लीकेशन के मेरे को क्या करना था, मैट्रिक्स को स्क्रैप करना था। ये मेरा टारगेट रिसोर्स है एक एप्लीकेशन। नाउ ये एप्लीकेशन का जो प्रोग्रामिंग की गई है वो जावा लैंग्वेज में। तो प्रोमेथियस के अंदर क्या होती है, क्लाइंट लाइब्रेरी। क्लाइंट लाइब्रेरी इसलिए रखी जाती है, वो इंटीग्रेटेड होती है पहले से। क्यों? क्योंकि भाई अब जो मैट्रिक्स है उसको जब आप स्क्रैप करके लाओगे उसको अंडरस्टैंड तो करोगे ना आप आराम से अपने से। अगर आपको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा तो क्या फायदा। तो क्लाइंट लाइब्रेरीज क्या करती है, वैसे ही लैंग्वेजेस की वो क्या बना के देती है, अपने पास कुछ लाइब्रेरीज सी फाइल्स ही रखती है। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो उसके पास हर एक लैंग्वेज की फाइल्स होती है। तो क्या होता है, जब प्रोमेथियस मैट्रिक्स को स्क्रैप करने जाता है तो वो क्लाइंट लाइब्रेरीज उसके साथ इंटीग्रेटेड ही होती है। तब जाके वो आपके एप्लीकेशन के मैट्रिक्स को पुल करके इजीली ला पाते हैं एंड देन यहाँ पे रख देते हैं। और क्लाइंट लाइब्रेरीज होती है, मैट्रिक्स अगर जावा लैंग्वेज में लिखे हैं तो जावा लैंग्वेज वाले मैट्रिक्स को इजीली पुल कर पाते हैं। तो क्लाइंट लाइब्रेरीज जस्ट नथिंग, अगर आप कभी आपको सुनने में आता भी है और आपको पता भी चलता है, जस्ट ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी एक तरीके से लाइब्रेरीज है, कुछ फाइल्स होती हैं सेम लैंग्वेज में लिखी गई जिस लैंग्वेज में आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं होता। अब इसी तरीके से ना हमारे पास एक लास्ट कंपोनेंट होता है हमारे किसमें, प्रोमेथियस में। क्या कंपोनेंट होता है, कुछ आइडिया? क्या कंपोनेंट रह चुका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरी कोई सर्विस फेल होती है, ठीक है, अब वो सर्विस फेल तो हो रही है। अब वो सर्विस फेल अगर मैं अपने बताना चाहूँ मेरे इंजीनियर्स को कि ये सर्विस फेल हो रही है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लो, तो वो कैसे करेंगे? क्या क्या बोला अभी आपने? बिल्कुल, अलर्ट मैनेजर। अलर्ट मैनेजर हमारा रह चुका है। अलर्ट मैनेजर क्या करता है हमारे, ये रहा मान लो मेरा अलर्ट मैनेजर। दिस इज माई अलर्ट मैनेजर। अलर्ट मैनेजर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करी, ठीक है,
मॉनिटरिंग करके डेटा रिट्राइवल वर्कर ने डेटा को स्क्रैप किया था, मैट्रिक्स को टाइम सीरीज डेटाबेस पे सेव किया था, ठीक है। वो जो डेटा आपका यहाँ पे मैट्रिक्स जो सेव हुआ था वो प्रोमक्वेल क्वेरी लैंग्वेज ने यहाँ से क्वेरी करी एंड देन ग्राफाना के थ्रू हमें वो ग्राफ के फॉर्मेट में शो किया। नाउ अब हमें पता चला कि भाई यहाँ पे एरर क्या आ रहा है हमारा। बेसिकली हमें पता चला हमारी एप्लीकेशन पहले परफेक्टली चल रही है, लेकिन बीच में हमें पता चलता है जब हम लोग हमारी सर्वर की वो कर रहे थे मॉनिटरिंग, तब हमें पता चल रहा है सीपीयू यूसेज हम लोगों ने रखा है 80%। अगर 80 से अबव जाता है तो क्या दिखे हमें, हमें एक अलर्ट नोटिफाई हो जाए। बेसिकली हमें एक अलर्ट मिल जाए, एक वार्निंग मिल जाए कि आपका सीपीयू यूसेज 82 अबव जा रहा है, आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ वर्क करो। तो मान लो मेरा सीपीयू यूसेज, मेरा जब प्रोमेथेस मॉनिटरिंग कर रहा था तो सीपीयू यूसेज यूसेज अबव 80 चला गया। तो नाउ हमारे पास एक कंपोनेंट होता है प्रोमेथेस के अंदर विच इज अलर्ट मैनेजर। अलर्ट मैनेजर क्या का काम क्या होता है, एक इसको बोला जाता है क्रिटिकल कंपोनेंट। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल कंपोनेंट प्रोमेथियस के इकोसिस्टम। ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि ये सारे के सारे जो भी अलर्ट्स आते हैं, जो भी वार्निंग आ रही है, उनके ऊपर क्या करे, काम करे। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू यूसेज 80% अबव हो चुका है तो अलर्ट मैनेजर क्या करता है, अलर्ट्स जनरेट करता है और उन अलर्ट्स को आपके जो भी इंजीनियर्स होता है उनके उन तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, बाय मेल, बिल्कुल स्लैक के थ्रू पहुंचाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे अपने जो काफी इंडस्ट्रीज होती है जो अपने एनवायरमेंट में ऐसे प्लेटफॉर्म बनाती है जहां पे वो अपने सारे की सारी टीम बैठ के काम कर सके। ठीक है, सो जो मेन चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो ईमेल या फिर स्लैक, इसके थ्रू ये पहुंचाता है। ईमेल तो सबको पता होता है, ईमेल कुछ भी नहीं है। स्लैक क्या होता है, स्लैक देखो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं क्लाउड बेस्ड आपका पूरा का पूरा एक लाइक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ जो बनाया जाता है एक स्लैक टेक्नोलॉजीज है, उन्हीं के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया था, एक स्लैक बनाया था। अब स्लैक क्या करता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे जितने भी लाइक जो भी हमारी अलर्ट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आती है, वो स्लैक पे जाए। स्लैक में हम लोग क्या करते हैं, हमारी पूरी टीम को वैसे इसका एक्सेस देते हैं, जो भी मॉनिटरिंग के ऊपर बैठा है तो उनके पास स्लैक का एक्सेस रहता है। ठीक है, ताकि टीम आपस में बैठ के इसके ऊपर काम कर सके एंड कॉन्वर्जेशन कर सके। अगर कुछ अलर्ट जनरेट हो जाता है तो फटाफट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्लैक के साथ अलर्ट मैनेजर को हम लोग बोलते हैं कि इसको नोटिफाई करोगे, हमारे स्लैक के ऊपर जाके नोटिफिकेशन शेयर कर देना। अब जब ये नोटिफिकेशन शेयर करता है तो स्लैक वो नोटिफिकेशन कैसे लेता है, या तो मैसेज आपको मिलता है, या तो एक कुछ फाइल्स मिल जाएंगी, या फिर आपको क्या मिलेगा, कुछ ईमेल्स चले जाएंगे आपके डेवलपर्स जो भी आपके इंजीनियर्स होंगे उनके एरिया में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलती है। नाउ अब इसके ऊपर आपकी टीम पूरी की पूरी टीम जो भी है मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट से, वो सारे बैठ के इसके ऊपर काम करे कि भाई आपका सीपीयू से आफ्टर 80 जा रहा है, चलो इसको ठीक करते हैं बस। तो अलर्ट मैनेजर का काम होता है अलर्ट्स जनरेट करना फॉर अ वार्निंग पर्पस। अगर हमें लगता है कि हमारी कोई भी चीज लाइक एक्स्ट्रा यूसेज से ज्यादा जा रही है, कोई सर्विस फेल हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग अलर्ट मैनेजर से क्या बोलते हैं, इसके ऊपर अलर्टिंग करें, हमें एक वार्निंग भेज दे ताकि हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी सॉल्यूट कर सके, इस पर्टिकुलर वार्निंग को सॉल्व कर सके। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट अभी तक, कुछ भी आपको डाउट हुआ? पूरा ये आर्किटेक्चर क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये तो हमें क्लियर हो चुका है एक एक चीज। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोमेथियस का आर्किटेक्चर था। ये हमारा प्रोमेथियस लाइक पूरा इस तरीके से वर्क करता है। इसके साथ अगर हमें जो भी चीजें यूज करनी है तो आप इस तरीके से काम करते हैं। अब प्रोमेथियस की फाइल कैसे ली जाती है, लिखी जाती है प्रोमेथियस डॉट यामल, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रोमक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज कैसे क्वेरी करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ग्राफाना इंटीग्रेशन कैसे होता है, प्रोमेथियस सर्वर को बनाते कैसे, क्लाइंट लाइब्रेरीज कैसे करती हैं। बेसिकली क्लाइंट लाइब्रेरीज अगर अभी आप जाके चेक भी करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, कुछ ना कोड्स मिलेंगे, प्री रिटन कोड्स होते हैं। अगर आप चेक करोगे कुछ कोड लिखे होंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। कुछ पाइथन में लिखे होते हैं, जावास्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, जावा में होंगे। ठीक है, गो लैंग्वेज में भी होंगे, जो प्रोमेथियस की खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो इससे आपके जो भी डेवलपर्स होते हैं ना, उनको खुद से अपना एक लो लेवल कोड बनाना नहीं पड़ता। वो क्लाइंट लाइब्रेरीज का यूज कर लेते हैं एंड देन एचटीटीपी एंडपॉइंट तो बाय डिफॉल्ट वो रिलीज करेंगे ही अगर आपकी एप्लीकेशन है। सो वहां से आपका प्रोमेथियस उसको ले सकता है। तो जस्ट
क्या है, प्रोमेथियस ने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया एज कंपेयर टू जो हम मैनुअल मॉनिटरिंग करते थे, वो काम बहुत इजी हो गया। क्लियर? ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोमेथियस का आर्किटेक्चर। अगर आप लोग को कोई भी डाउट नहीं है, सो हम लोग आज की क्लास तो यहीं पे बाइंड अप करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आपको कोई डाउट है? काजी, कोई डाउट अभी आप पूछ सकते हो, बिकॉज थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। देन एक मेरी साइड से मुझे भी पता चल जाएगा आप लोग को क्लियर हो गया सबको। हेलो। आपके लाइक जो फ्रेंड है वो रिप्लाई नहीं कर रहे। कोई नहीं, चलो, वैसे क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज नहीं समझ आती, तो वो हम लोग कल की क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट जस्ट अ सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ।